दूसरे मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज के जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं, आपको बता दें कि ये विजय प्रकाश अध्यक्ष हैं बिहार विद्यापीठ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। सर, अगर हम वर्तमान समय में हम जानते हैं कि आप सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ में अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ अगर बिहार विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसने हमारे देश को 2 देश रत्न दिए हैं। पहला एक जयप्रकाश नारायण जी और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो एक बहुत ही यूनिक समय में हुआ था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब पूरे भारत में कांग्रेस ने तब यह निर्णय लिया था कि हम लोग शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे। तो देशी शिक्षा कैसी हो, किस प्रकार संचालित हो, इसलिए पूरे भारत में 3 विद्यापीठ स्थापित किए गए। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही स्थापित हुए, गुजरात में, काशी में और बिहार में। बिहार का जो बिहार विद्यापीठ था उसमें राजेंद्र प्रसाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ही प्रारंभ से ही वो उसमें लगे, उन्होंने जीवन दान दिया समझिए एक तरफ से उस संस्था के लिए। और वहीं पर जो जगह जो चुनी गई सदाकत आश्रम, जो इन्होंने स्थापित किया था, मौलाना मजहूर हक ने स्थापित किया था। तो मौलाना मजहूर हक बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर बने। पहले वाइस चांसलर थे बृहस्पति प्रसाद, और उस समय रजिस्ट्रार थे राजेंद्र बाबू, जो बाद में चल करके पहले अध्यक्ष भी बने। और जब ये 25 साल चला, यह एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था उस समय में, और पहले बैच के ही स्टूडेंट थे जयप्रकाश नारायण जी। तो इसीलिए ये एक बड़ा सौभाग्य रहा कि इसमें दोनों को भारत रत्न मिला, राजेंद्र प्रसाद को भी और जयप्रकाश नारायण को भी। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि बिहार विद्यापीठ एक स्वतंत्रता सेनानियों की स्थली रही, और 2 बार इसको अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। एक 1932 ईस्वी में, एक 1942 ईस्वी में, और 3-3 साल के लिए बंद हुआ। पूरा विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया, सारी पढ़ाई बंद कर दी गई, बच्चों को भेज दिया गया, सभी को अरेस्ट कर लिया गया। राजेंद्र बाबू दोनों बार वहीं से अरेस्ट हुए। तो ये, और समझिए एक तरह से उस विश्वविद्यालय को की शैक्षणिक गतिविधि बंद हो गई थी 42 ईस्वी में। जो 45 ईस्वी के बाद जब राजेंद्र बाबू फिर जेल से निकले तो वो चाहते थे, लेकिन तब तक वो फिर भारत सरकार में चले गए, प्रथम मंत्री खाद्य और कृषि बन करके, और बाद में फिर वो तो ये बन गए अध्यक्ष संविधान सभा के बन गए, और फिर वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। जब प्रथम राष्ट्रपति से लौटे वो, तो फिर वो बिहार विद्यापीठ आए, और उनकी अंतिम यात्रा, उन्होंने अंतिम सांसें भी इसी परिसर में ली, और यहीं से उनकी अंतिम यात्रा भी निकली थी। तो ये बिहार सभी लोगों का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है इससे। आप देखिएगा यहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी हुए हैं यहाँ के, जो मातृका प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे, वो भी यहाँ के स्टूडेंट थे। तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे सभी स्वतंत्रता सेनानी हुए, या राजनीति में या और चीज़ों में उन्होंने बहुत प्रभावकारी योगदान दिया समाज के निर्माण में। बिल्कुल। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के सपनों का ये एक संस्थान है विद्यापीठ, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसका एक उसके ऐतिहासिक संस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें। और वहीं अगर हम बात शिक्षा की करें तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से बहुत महान स्वतंत्र सेनानी और बहुत महान पुरुष आए हैं, तो वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें क्या कुछ बदलाव आए हैं और कितना ही लाभदायक है, इस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जरूर। महात्मा गांधी का सपना था बिहार विद्यापीठ, और महात्मा गांधी ने जब स्थापित किया था उस समय ही उन्होंने खादी को भी इंट्रोड्यूस किया था बहुत बड़े पैमाने पर। ये खादी का सबसे बड़ा सेंटर था पूरे बिहार का, जितना भी खादी का संचालन हुआ वो यहीं से हुआ। तो उस समय तो खादी चलता था, लेकिन मुख्य रूप से इसको स्थापित इसलिए किया गया था कि शिक्षा के साथ साथ हम स्वरोजगार को स्थापित करें, और हम विदेशी वस्तुओं का उसमें बहिष्कार करने की बात थी। तो हम लोग यहाँ पर जो घर भी बना था, विद्यापीठ का जो भवन बना, वो बच्चों ने बनाया था। यहाँ पर ग्रामोद्योग के बहुत सारे काम होते थे। पहले साबुन बनता था, तो कपड़ा बनता था, कागज़ बनता था, कपड़ा तो बनता ही था। तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी यहाँ पर, और यही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये बनता रहा। तो उधर ज़्यादा जोर गया पढ़ाई तो कम हो गई थी। लेकिन अब हम लोग चाहते ये हैं कि जो स्वरोजगार का सपना था इनका, वो हम लोग फिर से स्थापित करें। जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में ठीक संपूर्ण क्रांति से पहले एक संदेश दिया था।
उनका कहना था कि हम एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जो जहाँ की लोग डिग्री के लेने के बाद रोजगार मांगने न जाएं, वो स्वरोजगार करें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका जो वो सपना है उसको भी हम लोग यहाँ पूरा करें। गांधी जी भी यही चाहते थे, यही जयप्रकाश नारायण चाहते थे, यही राजेंद्र बाबू चाहते थे। तो हम लोगों ने अभी वहाँ पर एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है नीति आयोग के सहयोग से, जिसमें हम लोग मदद करते हैं स्टार्टअप को और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कि वो अपना उद्यम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों ने एक ये भी बनाया है, एक बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज बनाया है, जो कि शिक्षक ही एक ऐसा ये है जो कि बदल सकता है समाज को। तो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव आए हैं, नई शिक्षा नीति अब हमारी ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति बनी थी जो कोठारी कमीशन के रूप में 68 ईस्वी में आया था। दूसरी शिक्षा नीति आई थी जो 86 में आया था। अब थोड़ा सा अभी जो ये कस्तूरी रंगन साहब ने जो नई शिक्षा नीति दी 2020 में, इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और जो एक मुख्य बदलाव मैं देख रहा हूँ उसमें कि अब पढ़ने की स्वतंत्रता इसमें बहुत हो गई है। आप कोर्स की स्वतंत्रता हो गई है, किस तरह का पढ़ सकते हैं। इवन साइंस आर्ट्स इसका भेद नहीं रहा, आप अलग अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं, अलग अलग समय पर पढ़ सकते हैं। तो ये अब बहुत अर्ली एज से पढ़ सकते हैं, अब बहुत लेट एज तक पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अधिक स्वतंत्रता आई है इसमें। और साथ ही सर आपने अभी एजुकेशन की बात की है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री ने स्किल्स की योजनाओं को भी इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा है, मूल्यों को जोड़ा है, स्किल के महत्व को इसमें जोड़ा है, और कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर बनाता दिखता है। सर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, और वहीं मैंने आपसे बताया कि अगर हम प्रधानमंत्री की योजना के बारे में बात करें, स्किल्स डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं आज ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, खासकर बच्चों की अगर हम बात करें, सभी के लिए अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है स्किल डेवलपमेंट सभी के लिए। तो इस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया था, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया के साथ ही ये स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ। बीच में स्टैंड अप इंडिया की भी बात हो रही थी। ये सभी चीज़ तभी हो सकता है जबकि हम स्कूल और कॉलेज में ही इस चीज़ को प्रारंभ करें। जब तक मेक इन स्कूल्स नहीं होगा, मेक इन कॉलेजेस नहीं होगा, तब तक मेक इन सोसाइटी नहीं होगा। इसलिए ये हम लोगों को उस समय से शुरू करना है, और ये तभी होगा जबकि हम स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करें। और इसी के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम लाई है, उसको कहते हैं अटल टिंकरिंग लैब लाना। और भारत में कई जगह पर, बिहार में भी कई जगह पर स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब लाया गया है, जहाँ पर कि बच्चे इनोवेट करते हैं। बच्चे अब 3D प्रिंटिंग, सेंसर नेटवर्क, रोबोटिक्स, इससे प्रयोग कर रहे हैं स्कूल्स में। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक स्किल्स को लाने का। ट्रेडिशनल स्किल्स भी हमको लाना है और फ्यूचरिस्टिक स्किल्स भी लाना है। तो बिहार विद्यापीठ में हम लोग ये दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। हमने लैब्स बनाए हैं अलग अलग, जो जिससे कि स्किल्स को हम प्रमोट कर सकें। स्पेशल लैब्स बनाया है, जैसे पैकेजिंग का हमारे पास स्पेशल लैब है, फूड प्रोसेसिंग का स्पेशल लैब है, रोबोटिक्स का स्पेशल लैब है, उसको फैब लैब हम लोग कहते हैं। हम लोग के पास मीडिया लैब भी है, ताकि बहुत सी चीज़ें आप मीडिया के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट को एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। अभी देखिएगा, क्लास 6 से ही लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, नई एजुकेशन पॉलिसी में ही है, कुछ ना कुछ स्किल सबके पास हो। एक सपना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मैं चाहता हूँ वो समाज के और दर्शकों के पास जाना चाहिए। वो सपना ये है कि प्रत्येक आदमी जब कॉलेज स्कूल से पास करके निकले तो एक स्किल से इक्विप्ड जरूर हो, एक स्किल में प्रोफिशिएंट हो। यही उसको जीविका दिलाएगा, यही उसको आगे बढ़ाएगा। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक और अवधारणा पर आपको चाहूँगा बताना लोगों को, वो है माइक्रो स्किलिंग की। अब जो युग आ रहा है, जो जॉब्स जो मिलेंगे या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो मिलेगा माइक्रो स्किल्स पर, बहुत छोटे स्किल पर आपको विशेषज्ञता चाहिए। अगर कोई आदमी एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, तो एम्ब्रॉयडरी अगर बहुत अच्छा से करेगा तो उसको जरूर काम मिल जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि छोटा भी काम हो, छोटा स्किल भी हो, लेकिन उसमें प्रोफिशिएंसी आ जाए। अगर पापड़ बनाना चाहते हैं तो पापड़ खाली बनाइए, तो उससे भी आपको अच्छा काम मिलेगा। तो स्किल को छोटा से छोटा में तोड़ना और उस छोटे में महारत हासिल करना, वेल्डिंग करना सीख जाइए, आपको जॉब मिलेगा। तो ये हम लोगों को माइक्रो स्किलिंग पर, तो मैं बिहार विद्यापीठ में ये चाहता हूँ कि स्किल्स और माइक्रो स्किल्स पर हम लोग काम करें। और यहाँ पर हम लोग का सपना ये है कि जिस तरह से गुजरात विद्यापीठ बना, काशी विद्यापीठ, वो दोनों यूनिवर्सिटी है अभी। हम लोग को तो 42 के आंदोलन ने इसको यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि वो पुनः
जो जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो समय था या 42 के पहले जो बिहार विद्यापीठ था उस स्थिति में ले जाएं और ये स्किल्स और माइक्रो स्किल्स इस पर ध्यान देते हुए हम यूनिवर्सिटी बनाएं, हमारी गतिविधियां उसी पर संचालित हों। इसीलिए AIC जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ हम लोगों ने बनाया है, वहाँ पर हम लोग इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं और उसी के माध्यम से वो सपोर्ट कर रहा है। हम लोग छोटे छोटे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी भी जैसे अभी एक ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें डोसा बनाना सिखा रहे हैं, या जो अंडा के कुछ प्रोडक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं, इडली बनाना सिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे शरबत बनाना सिखा रहे हैं, ताकि इससे लोगों को छोटे छोटे लोगों को जीविका मिल सके। तो ये स्किल के साथ जोड़ना और साथ साथ फ्यूचरिस्टिक स्किल के साथ भी जोड़ना, ट्रेडिशनल स्किल्स और फ्यूचरिस्टिक स्किल्स, लेकिन स्किल ऐसा होना चाहिए जो कि रोजगार दिला सके। आप छोटा रोजगार भी लोग करेंगे तो उससे भी अच्छी कमाई हो सकती है। और हम लोग को अभी अगर एजुकेशन सिस्टम के सामने में अगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग रोजगार के इशू को एड्रेस करें। और इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माध्यम है स्किल्स। अगर स्किल्स बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार की बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे कि आपने बताया कि पापड़ बनाना सिखा रही है, तो कहीं ना कहीं इनसे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम जैसे कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बेहतर राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कहीं शिक्षा की अगर बात करें तो एक इंसान को ये इंसान बनाता है, बेहतर इंसान बनाता है। तो कहीं ना कहीं और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि बेहतर राष्ट्र के निर्माण में भी तो बेहतर शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हम लोगों ने इसलिए जब हम लोग रिवाइवल प्लान बना रहे थे तो हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले शिक्षक ही बनाना शुरू करें, क्योंकि उस समय भी जब कल्पना की गई थी तो सबसे पहले समाज सेवक बनाने की कल्पना की गई थी। तो हमारा शिक्षक सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के लिए नहीं है, एक समाज का निर्माता है। वो क्लासरूम में ही समाज निर्माण नहीं करता है, वो समाज के बाहर भी निर्माण करता है। और ये जितनी भी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं, स्वरोजगार की बात हो या हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात हो, तो अब का शिक्षक जो पुराना शिक्षक नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में जा कर के पढ़ाएगा, किताब पढ़ाएगा, वो किताब नहीं, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे का हो और समाज निर्माण में जो उसकी सहभागिता हो, उसके लिए किस प्रकार का बच्चा तैयार करना है या किस प्रकार के नागरिक को तैयार करना है, ये सारा दारोमदार शिक्षक पर है। तो इसलिए शिक्षक ही ऐसा है, और कहा जाता है ये कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे समाज निर्माण किया जा सकता है। तो और उसके जो कर्ता धर्ता हैं या उसके जो निर्णायक हैं, जो उसको लीड कर सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं, वो हैं शिक्षक। इसलिए हम लोगों ने शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे एम्बेसडर्स बने जो गांधी जी का जो सपना था, राजेंद्र बाबू का जो सपना था, जयप्रकाश जी का जो सपना था, या मौलाना मजहरुल हक का सपना था, उसको वो लोग समाज में ले जा सकें और एक समावेशी समाज और या जो उद्यमी समाज है वो बना सकें, लोग दूसरे पर निर्भर ना रहें। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना और है कि हम देश में ही निर्माण करें, हम विदेश का सामान न लाएं। बिल्कुल। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि जैसे टॉयज बनाइए, खिलौना बनाइए, जो खिलौना चीन से आता है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता? हमारे यहाँ तो घर घर खिलौना बनता था, गुड़िया बनती थी, हमारे यहाँ पर्व त्योहार में गुड़िया बनती है, बच्चे खेलते थे। आज जरूरत है कि उसको हम लोग कमर्शलाइज करें, हम लोग बाहर से खिलौना खरीदना शुरू करें। अभी दीपोत्सव आ रहा है, दीपोत्सव में मैं स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अभी दीपोत्सव होगा तो बच्चे रोबोटिक दीप भी बनाएंगे, रोबोटिक दीप बनाएंगे लोग। दीप के भी वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी क्या हो सकता है, ये छोटे बच्चे बनाते हैं, 5वां 6ठा 4था, इसके बच्चे भी नए नए तरह का दीप बनाना सीखते हैं। तो ये स्किल सीखते हैं। तो स्कूल में भी आपको स्किल सीखना है, आपको कॉलेज में भी टीचर्स को भी हमको सिखाना है ताकि वो तैयार होकर के करा सकें। ये अभाव था हम लोग के यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग में। अभी भी काफ़ी गुंजाइश है हमको इम्प्रूव करने की, कि हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। क्योंकि टीचर्स ही दिक्कत क्या हो रही है कि भारत सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब खोल दिया जिसमें रोबोटिक्स हम सिखा रहे हैं या सेंसर नेटवर्क सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स तैयार नहीं हैं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो अब टीचर्स एजुकेशन में हमको इसको लाने की ज़रूरत है। ये उद्यमिता हमने टीचर्स को कभी नहीं सिखाया है, हमको सिखाना होगा टीचर को भी कि कैसे उद्यमी बनाएंगे बच्चों को, उद्यमिता के जो सीड्स हैं कैसे डालेंगे। इस पर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत होगी ताकि हमारा जो भावी टीचर हो
वो इस सब के लिए इक्विप्ड हो और वो समाज निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कहीं न कहीं इसमें एक आपने जैसा कि बताया कि एक शिक्षा है जो सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं वो एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। और वहीं अगर आपने बात की जैसे कि स्किल्स की, तो स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं रोज़गार के लिए, जैसे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आई जो तमाम जानकारी आपने दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए भी, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सर, कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।